हेलो प्यारे बच्चों। नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे 12th क्लास का। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बढ़िया से कर लिए हुए हैं। तो नए चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऐसा है कि इस चैप्टर को तुम लोग 10th में थोड़ा सा पढ़े हुए हो, इसमें तुमको ये सब चर्चा किया जाता होगा कि एक ऐसे लूप दे देता होगा, मतलब याद करा देते हैं थोड़ा सा। इस तरीके का कोई करंट कैरिंग लूप, कोई लूप रहता है, नॉर्मल कंडक्टिंग लूप, और एक बार मैग्नेट को जब इसके पास लेके जाते हैं तो इसमें करंट स्टैब्लिश होता है। अगर तुम इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा दो तो तुमको वो करंट डिटेक्ट होगा। ऐसा हुआ है? तुम लोग 10th क्लास में ये चीज जरूर पढ़े होगे, नहीं? तो वही चीज हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चैप्टर का नाम लिख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? जिस तरह से किसी मूविंग चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराया जाता है ना, या किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराया जाता है। करंट कैरिंग कंडक्टर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। उसी तरह से कोई अगर मैग्नेटिक फील्ड है और वो समय के साथ बदल रहा है तो उसकी वजह से आप करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, या कह लें तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करा सकते हैं। ये मतलब एक दूसरे का उल्टा पुल्टा चीज है। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड से हम लोग करंट से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। अब हम मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से करंट, या कह लो कि पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने वाले हैं। इस चैप्टर में उसी चीज के बारे में बात होगा। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने से पहले तुमको एक चीज के बारे में जानना पड़ेगा, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से तुम लोगों का पहचान हो चुका? क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस चीज के बारे में बात करता है? कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट करके उस सरफेस से निकल रहा है। इस चीज का आइडिया हमको कौन देता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। माने कोई भी सरफेस एरिया को कितना ज्यादा फील्ड लाइन कट करके निकल रहा है उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, है ना? अगर किसी सरफेस एरिया से एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कट करके निकल नहीं रहा है तो उसमें फ्लक्स जीरो होगा। तो अभी हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स का। मैग्नेटिक फ्लक्स भी जो आइडिया देता है वो किस चीज का आइडिया देता है? कितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी सरफेस को कट करके बाहर निकल रहा है। कितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी सरफेस को कट करके बाहर निकल रहा है। तुमको याद है इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम लोग एक एरिया वेक्टर का बात करते थे, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता था E डॉट ds का इंटीग्रेशन। अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो और एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों कांस्टेंट हो तो हम लोग उसको E डॉट s भी लिख लेते थे, EA cos थीटा या ES cos थीटा। अदरवाइज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है या एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर वेरी कर रहा है, इन दैट सिचुएशन हम लोग लिखते थे फ्लक्स टोटल बराबर इंटीग्रेशन E डॉट ds। कुछ याद है? ठीक। तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी जो डिफाइन होता है वैसे होता है कि कोई भी सरफेस होगा, कोई भी सरफेस है ऐसा, ठीक है? इस सरफेस का कोई एरिया वेक्टर होगा। छोटा सा सरफेस है तो एरिया वेक्टर को भी हम छोटा ही बोलेंगे, दैट इज ds। ओके। लाइट ज्यादा है क्या? हाँ, साइड वाला बंद कर दें। अब मुझे लगता है ज्यादा बेहतर है, नहीं? बहुत ज्यादा आंख पे लग रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मान लो यहां पे इधर है। अच्छा, एरिया वेक्टर पे हम लोग फिर से चर्चा करें कि तुमको मालूम है कि कोई ओपन सरफेस है
उसके लिए एरिया वेक्टर हम लोग दो पॉसिबल डायरेक्शन में दिखा सकते हैं, लेकिन वो एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर है। जैसे कि मान लीजिए ये एक ओपन सरफेस है, ठीक है, ये एक ओपन सरफेस है, तो उसमें एरिया वेक्टर जो होगा ये ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा, दोनों में से कुछ भी आप दिखा सकते हैं, कोई बंधन नहीं है कैसे ही एरिया वेक्टर बनाओ। लेकिन हाँ, कोई क्लोज सरफेस अगर होता है, याद आ रहा है कुछ क्या? अगर कोई क्लोज सरफेस होता है तो उसके लिए हम लोग एरिया वेक्टर हर सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड को एरिया वेक्टर मानते हैं। जैसे ये हो जाएगा एरिया वेक्टर, यहाँ पे एरिया वेक्टर ये हो जाएगा, छोटा सा एरिया वेक्टर कह लो या बड़ा एरिया वेक्टर बोल लो, जो भी बोलो। यहाँ पर अगर हम इस लेफ्ट जगह पे देखेंगे तो एरिया वेक्टर इधर लेफ्ट डायरेक्शन में हो जाएगा, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। इज दैट ओके? डन, ठीक। अब यहां पर अगर मान लीजिए कि एक छोटा सा सरफेस है, एरिया वेक्टर हम इधर दिखा दिए हैं, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, दोनों के बीच कुछ एंगल भी होगा, लेट्स से दैट एंगल इज थीटा। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइन होगा यहाँ पे, वो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? डी फाई इज इक्वल टू बी डी एस कॉस थीटा, या डी फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी एस, डी फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी एस। ऐसे हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइन करते हैं, ठीक, किसी भी सरफेस से पास होने वाला। ओके, अब मान लो कि हमारे पास कोई ऐसा सरफेस है, टेढ़ा मेढ़ा सरफेस है, तो इसमें एरिया वेक्टर तो हर जगह अलग अलग डायरेक्शन में होगा? नहीं, हर जगह एरिया वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में होगा। हो सकता है बी भी अलग अलग डायरेक्शन में हो, तो एक जगह पे मान लीजिए बी इधर है और एरिया वेक्टर इधर है। इस तरीके से हर अलग अलग पोजीशन पे बी और एरिया वेक्टर के बीच एंगल अलग अलग हो सकता है ना? बोलो। तो जो छोटा सा फ्लक्स होगा वो होगा बी डॉट डी एस, छोटा सा फ्लक्स होगा बी डॉट डी एस, और टोटल फ्लक्स जो होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाइव, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस। ओके, अब इसी में इसको हम लोग क्या लिखेंगे? बी डी एस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। इसी में हम बोल दिए कि इफ बी एंड थीटा इज कांस्टेंट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर दोनों कांस्टेंट है, तब हम लोग इस फाइव में से क्या चीज बाहर निकाल, इस इंटीग्रेशन से क्या बाहर निकाल लेंगे? बी और कॉस थीटा बाहर निकाल लेंगे और इंटीग्रेशन डीएस बच जाएगा, है ना? इंटीग्रेशन डीएस को हम लोग सिंपली क्या लिख देंगे? एस, तो बी एस कॉस थीटा। इन दैट सिचुएशन फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा बी डॉट एस। ये स्पेशल केस है। इज दैट ओके? इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा बाबू? बी का कितना, क्या? टेस्ला, और एस का मीटर स्क्वायर, है ना? तो यूनिट हो जाएगा टेस्ला मीटर स्क्वायर। इसका एक ऑल्टरनेट नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं वेबर, जिसको हम लोग बोलते हैं वेबर। मैग्नेटिज्म में हो सकता है तुमको कई जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर दिया जाए। अगर ये पूरा वेबर है, डब्ल्यूबी से डिनोट करते हैं इसको, डब्ल्यूबी से डिनोट करते हैं। कई जगहों पे अगर तुम वेबर बाय मीटर स्क्वायर कर दोगे तो आ जाएगा टेस्ला, तो टेस्ला को वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिखा जाता है या बोला जाता है। इज दैट ओके? तो इतना बात लिख सकते हैं आप। आइए, कहाँ मक्खी बैठा हुआ है भाई? सॉरी, इसको पहले लिख लीजिए। हम एरिया वेक्टर के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं लिखाए हैं क्योंकि हम गॉस लॉ में वो लिखाए हुए हैं। ये भी लिख लीजिए।
कुछ छोटे मोटे सवाल करके बताओ, दूं क्या? आज का क्लास तो इंट्रोडक्शन है, बहुत ज्यादा टफ करेंगे नहीं। चलो, वही सवाल जो वहां भी हुआ करता था। कहाँ? इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। ये क्या है? एक रिंग है, ठीक है। इसका प्लेन कुछ इस प्रकार से है और एक मैग्नेटिक फील्ड है जो ऐसे जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड है बी और ये एंगल है 37 डिग्री। ये एंगल है 37 डिग्री। अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक, थ्रू द रिंग। फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द रिंग। ओके, लिख लो इसको। कितना? 4b/5 पाई आर स्क्वायर। हाँ बोलो। है क्या? बहुत मुश्किल है जीवन बाबू। एक बार बताओ, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड कितना है यहाँ पे? कितना? तो एरिया वेक्टर ऐसे डिफाइन कर लें, कितना? पाई आर स्क्वायर। और ये एंगल कितना डिग्री? 53 डिग्री, है ना? तो फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? b इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 53। कॉस 53 4/5 तो नहीं होता है, 3/5 होता है। तो 3/5 b पाई आर स्क्वायर। यार ये गलती हम वहां पर भी इलेक्ट्रोस्टैट में भी बोले थे, तब भी तुम गलती किए थे। ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा बाबू? आगे बढ़े, बोलो, कुछ तो बोलो यार। ठीक है, सुनिएगा मेरी बात। एक रिंग है, ओके, रेडियस इज आर, रेडियस इज आर। मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है? अंदर नहीं, बाहर मान लेते हैं। ऐसे अंदर मानने से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, ओके, ठीक, कांस्टेंट है। अब हम लोग इस रिंग को अपने इस डायमीटर के अबाउट ओमेगा से और रोटेट करा दिए, ओमेगा से और रोटेट करा दिए। t इक्वल टू 0 में रिंग का प्लेन इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। एट t इक्वल टू 0 प्लेन ऑफ रिंग is perpendicular to magnetic field, okay, sorry, it starts rotating with angular velocity omega, with angular velocity omega about the shown diameter, ठीक। फाइंड फ्लक्स एट एनी टाइम t, किसी टाइम t पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा ये आपको पूछा गया है। सिंपल है, हाँ जी। t इक्वल टू 0 पे सिचुएशन क्या है? एरिया वेक्टर इधर, मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर ही। तो t इक्वल टू 0 पे अगर आप
स्थिति को दर्शाइएगा तो भाई साहब ऐसा होगा आपका, बी इधर और पाई आर स्क्वायर भी इधर, है ना। किसी टाइम टी पे अगर आप देखेंगे तो बी तो ऐसा ही रहेगा, सॉरी, जो एरिया है पाई आर स्क्वायर वो रोटेट करेगा, एरिया वेक्टर रोटेट करेगा, नहीं दोनों सेम डायरेक्शन में है। अब ये जैसे ही रोटेट करना शुरू किया तो एरिया वेक्टर रोटेट करना शुरू हुआ, नहीं तो टी टाइम में कितना एंगल रोटेट कर जाएगा ये, ओमेगा इंटू टी। तो किसी टाइम टी पे जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, बी इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस ओमेगा टी, इंटू कॉस ओमेगा टी। तो फाई का वैल्यू हो जाएगा बी पाई आर स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। इज दैट ओके? कहो बच्चों, कहो हाँ, ये सिंपल नहीं। जल्दी अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। सुनो ना, ये वाला जो लाइन है इसके राइट साइड में अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी, ओके। ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है, यहां पर हम क्या कर दिए, इसको हिंज कर दिए और इस सेंटर के अबाउट इसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमाना शुरू किए एट टी इक्वल टू 0। तो धीरे धीरे ये अंदर जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि किसी टाइम टी पे इस रिंग से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, लेकिन वो टाइम टी जो है पाई बाय ओमेगा से कम है। आप थोड़ा कैलकुलेट करके बताइए हमको, ठीक है? हाँ जी, किए कुछ क्या किए? फोटो को यहीं बनाएं कि थोड़ा ऊपर नीचे करके बना दें? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल तो कांस्टेंट रहेगा, ये कहना तो एकदम सही है। कितना रहेगा? 0 डिग्री मान सकते हैं, वो कोई ऐसा नहीं है ओपन है। लेकिन एरिया तो समय के साथ बदलेगा ना जी। क्या हो जाएगा एरिया, जब मान लो ये ऐसे अंदर चला गया, नहीं जब ऐसे ये अंदर चला गया तो हमारे लिए काम का एरिया कौन सा होगा, यही वाला ना, ओके। और ये एंगल कितना घूम जाएगा, ये एंगल कितना घूम जाएगा, ओमेगा इंटू टी। टी टाइम में कितना एंगल रोटेट करेगा, ओमेगा टी। तो बेसिकली अपने पास एक सेक्टर होगा, ऐसा सेक्टर होगा ना जो कि अंदर में होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, बाकी सब तो बाहर। और ये एरिया कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी, रेडियस आर है, रेडियस इज आर। तो और एरिया वेक्टर अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ। तो खाली इस सेक्टर का एरिया निकालना ही ना मेरा काम है, तो तुम लोग नहीं निकाल लोगे। कितना हो जाएगा, फ्लक्स बराबर बी इंटू एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई, ये हो गया एरिया पर यूनिट एंगल, इंटू ये वाला एंगल ओमेगा टी, ये तो हो गया बी इंटू ए इंटू कॉस 0 दैट इज 1। तो फ्लक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा टी। यस और नो प्यारे बच्चों, बोला सिंपल है ना? हाँ ठीक है। ये एरिया वाला बात समझ में आया कि नहीं? क्योंकि 2 पाई एंगल में सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो यूनिट एंगल में एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई, और ओमेगा टी एंगल में हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई इंटू ओमेगा टी। कहो हाँ, वेरी गुड बच्चों। सवाल एक है नया सा, ये यहां से यहां तक 2D दूरी में अंदर की तरफ एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है बी, यहाँ पे एक स्क्वायर फ्रेम है जिसका साइड लेंथ है डी, ये विड्थ तो आपको बोल ही दिए 2D है,
इस स्क्वायर फ्रेम को कांस्टेंट वेलोसिटी से अंदर इन करा रहे हैं, ठीक, अंदर में भी वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहने वाला है। शुरुआत में एकदम एज पे है ये, t इक्वल टू 0 का स्थिति हम आपको बताए हुए हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि किसी भी टाइम t पे इस लूप से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, ठीक है, करके बताइए। आइए सर थोड़ा सा डिस्कस कर लें। शुरुआत में ये अंदर जाएगा यहाँ पे तो कंप्लीटली इन तो नहीं होगा, तो ये पार्शियली इन होगा, नहीं, ये वाला दूरी कितना हो जाएगा t टाइम पे v इंटू, और इतना ही एरिया अंदर हुआ ना, है ना, बोलो, तो फ्लक्स क्या होगा b इंटू ये एरिया कितना vt इंटू d ना, तो b इंटू vt इंटू d, दैट इज योर फ्लक्स, दैट इज योर। लेकिन ये चीज जो है तब तक ही होगा जब तक कि ये कंप्लीटली अंदर नहीं गया। कंप्लीटली अंदर कितना देर में चला जाएगा, t बराबर d बाई v, तो ये जो समय है ये d बाई v से लेस देन और इक्वल टू के लिए है, ठीक है क्या। t इक्वल टू d बाई v पे क्या हो जाएगा, थोड़ा बताओ तो, t इक्वल टू d बाई v पे क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा लूप जो है ये अंदर चला जाएगा। उसके बाद जब तक ये बाहर नहीं निकलेगा इसका एरिया इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट चेंज, यस और नो। जब तक ये यहां से यहां तक नहीं पहुंचेगा, कौन सा इंड, ये वाला इंड, ये वाला इंड जब तक यहां नहीं पहुंचा है तब तक एरिया इसका अंदर में फिक्स रहेगा, जो एरिया कितना हो जाएगा d इंटू डी, दैट इज d स्क्वायर। तो ये वाला इंड यहां पे पहुंचने में कितना समय लगेगा, 2d बाई, तो टाइम जो है t ग्रेटर देन d बाई वी और लेस देन 2d बाई, इसके बीच में फ्लक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, b इंटू डी स्क्वायर, b इंटू पूरा का पूरा एरिया अंदर होगा। अरे हाँ है ना, बोलो। लेकिन इसके तुरंत बाद ये फिर बाहर जाने लगेगा, तो इसके तुरंत बाद का स्थिति जो होगा थोड़ा सा समझना होगा सर आपको। ये तो था अंदर में, ये वाला सिचुएशन में थोड़ा सा और हमको जगह का जरूरत पड़ेगा। एक बात बताओ, 2d बाई वी से ज्यादा समय जो होगा, 2d बाई वी से ज्यादा समय, तो कितना ये लेंथ बाहर होगा, कितना, v इंटू, यहां से यहां तक बाहर आ गया है, नहीं, तो ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ होगा वेलोसिटी इंटू यहां से यहां तक आने का टाइम इंटरवल। तो यहां पर था 2d बाई वी पे, और इस जगह पे कितना है, t, यहां पर कितना है, यस और नो, नहीं सर, ये कोई टाइम, ये कोई इंस्टेंट t है ना, तो इससे कितना देर पहले यहां पे इन जनरल t है और यहां पे वो t कितना है, 2d बाई वी, यस और नो। तो यहां से यहां तक आने का इंटरवल कितना होगा, t माइनस 2d बाई वी। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। आप शुरू से ही समय का गणना कर रहे हैं ना, आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये इंटरवल t है। आप जब यहां चले थे यहां था t इक्वल टू, जब ये लूप पूरा कंप्लीटली इन हो गया इसमें तो t हो गया d बाई वी, यस और नो। और उसके बाद फिर ये इंड जब यहां आ गया तो टाइम कितना हो गया, 2d बाई, और जब ये बाहर आ रहा है तो कोई टाइम t है, तो ये इंटरवल कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक का जो टाइम इंटरवल होगा t माइनस 2d बाई वी। उतने देर में कितना आगे जाएगा, v इंटू टी माइनस 2d बाई। तो अब जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स कितना हो जाएगा, अच्छा ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, d माइनस ये वाला, यस और नो।
और यही एरिया हमारे काम का है। तो जो फ्लक्स होगा वो होगा बी इंटू ये वाला लेंथ कितना, डी माइनस वी इंटू टी माइनस 2d बाई वी। ये हो गया लेंथ। अब विड्थ कितना हो गया, डी। ये टोटल हो गया आपका फ्लक्स, है ना। लेकिन ये किस समय तक रहेगा, 2d बाई वी से ज्यादा, और ये कंप्लीटली बाहर कब आ जाएगा, 3d बाई वी पे। नहीं, ये वाला एंड जब यहां से डी दूरी आगे चला जाएगा यहां से, तब ये पूरा बाहर आ जाएगा। तो इसको यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, 3d बाई वी। तो ये जो चीज होगा वो 2d बाई वी से ज्यादा और 3d बाई वी से कम, और इससे ज्यादा में फिर फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो फ्लक्स बराबर 0 फॉर टी ग्रेटर देन 3d बाई वी। इज दैट ओके? बोलो, यहां पे देखो ना, t इक्वल टू 3d बाई वी रखोगे जैसे ही, तो ये चीज 0 हो जाएगा। 3d बाई वी माइनस 2d बाई वी, दैट इज d बाई वी, वी से v कट गया, d माइनस डी 0 हो जाएगा। तो 3d बाई वी के बाद ये पूरा बाहर आ जाएगा, तब फ्लक्स क्या हो जाएगा उसके बाद, 0। समझ में नहीं आया? बोल, सवाल ये कठिन नहीं था, खाली टाइम वाइम का कैलकुलेशन टेक्निकली ध्यान से करना था। जल्दी लिख लो, और कराते हैं, अभी रुको, चिंता मत करो। हाँ जी भाई साहब, एक करंट कैरिंग वायर है, इनफाइनाइट, है ना। यहाँ एक स्क्वायर फ्रेम है, यहाँ से दूरी है d। आपसे पूछा गया है कि स्क्वायर फ्रेम से स्क्वायर लूप से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास करेगा, वो आप हमको कैलकुलेट करके बताइए। पहला सवाल है जो थोड़ा सा ओके है ना, जल्दी बताइए बच्चों। बच्चों, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर की बाहर, अंदर की तरफ होगा। ये हमको ज्ञान कहां से मिला, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से। यस और नो बच्चों? लेकिन समस्या ये है कि ये पूरा का पूरा लूप जो है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है। पूरा का पूरा लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है। जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू घटते जा रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग बच्चों, हम लोग एक यहां से x दूरी पे dx विड्थ का एक पतला सा स्ट्रिप ले लेंगे, ठीक है। ऐसा स्ट्रिप लेने से फायदा ये होगा कि इस स्ट्रिप के हर एक बिंदु पे मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट नहीं, क्योंकि इस स्ट्रिप का हर एक पॉइंट जो है वो वायर से x दूरी पे है। तो इस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट I बाई 2 पाई एक्स, म्यू नॉट I बाई 2 पाई एक्स। यस और नो? तो और ये इस स्ट्रिप का जो एरिया होगा वो एरिया कितना हो जाएगा, d इंटू डी एक्स। ये जो लेंथ है और विड्थ कितना है, dx। ये एरिया हो गया हमारा, है ना? अरे कहो हाँ। और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, एरिया वेक्टर को भी अंदर की तरफ मान लेते हैं, छोटा सा एरिया वेक्टर को, दोनों के बीच एंगल कितना, तो छोटा सा जो फ्लक्स होगा वो छोटा सा फ्लक्स हो जाएगा b इंटू डी ए इंटू कॉस 0। तो b कितना हो गया, म्यू नॉट I बाई 2 पाई एक्स, और डी ए कितना हो जाएगा, d इंटू डी एक्स, और कॉस 0 इज 1। तो डी फाई का वैल्यू कितना हो गया, म्यू नॉट I डी बाई 2 पाई इंटू डी एक्स बाई, कहो हाँ। यहां से यहां तक x का वेरिएशन हो रहा है तो डी फाई का वैल्यू भी बदल रहा होगा, लेकिन सारे डी फाई को अगर हम जोड़ लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स हो जाएगा, होगा ना बउआ। तो फाई इज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। छोटे छोटे चीजों के समेशन को हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत मजा आ रहा है हमको, पता नहीं तुमको कितना मजा आ रहा है।
फिजिक्स समझ में आना चाहिए, मजा नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बोलो, x इसको इंटीग्रेट करने के लिए लिमिट पुट करना होगा ना, x कम से कम कितना होगा, आज ज्यादा 0, हाँ x कम से कम d, आज ज्यादा से ज्यादा, तो इसमें लिमिट जाएगा d से, इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/x dx इज ln x, ln 2d माइनस ln d, दैट इज ln 2d by d, दैट इज ln 2। तो ये आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई डी बाई 2 पाई ln 2। कहो हाँ, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है। आगे बढ़े, 2 और सवाल कराए फ्लक्स कैलकुलेशन का। बोलो, अरे आज तो खाली टाइम पास हो रहा है, खाली फ्लक्स कैलकुलेट करा रहे हैं सर, कंसेप्ट तो कुछ दे ही नहीं रहे। कोई बात नहीं, आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर अगला टॉपिक। जल्दी लिखो। एक आध और सवाल कर लेते हैं सर, नहीं सिंपल सिंपल। कैपिटल आर रेडियस का एक लूप है, करंट इन इट इज कैपिटल आई, एक कॉन्सेंट्रिक रिंग है स्मॉल आर रेडियस का। ओके, स्मॉल आर इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू कैपिटल आर। आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द स्मॉलर लूप। स्मॉलर लूप से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स आपको बताना है। अप्रोक्सीमेट ही हो सकता है, वो एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता, सिंपल है। हाँ बच्चों, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है इसमें, म्यू नॉट आई बाय 2r। एक बात बताओ, जब ये कह रहा है कि रेडियस स्मॉल r बहुत छोटा है तो एकदम सेंटर के आसपास ही होगा, तो यहां से यहां तक सब जगह मैग्नेटिक फील्ड को लगभग लगभग कांस्टेंट मान लें। कितना मान लें, म्यू नॉट आई बाय, तो फ्लक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इनटू जो एरिया है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ, यस और नो। तो बी की जगह पे लिख देंगे म्यू नॉट आई बाय 2r, छोटे से लूप का एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, यहीं पे अगर ये लूप थोड़ा सा 90 डिग्री से रोटेट कर देंगे तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा और एरिया वेक्टर बोर्ड के प्लेन में होगा। अरे हाँ ना, तो बोलो भाइयों, ठीक है, तो दिस इज द आंसर। अरे तुम लोग तो लिख ही लिए थे, इजाजत दो। एक और छोटा सा सवाल कर लेते हैं बाबू, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे जो इस चैप्टर से रिलेटेड है डायरेक्टली। ये करंट कैरिंग लूप है, रेडियस इज r, नंबर ऑफ टर्न एक ही है। सॉरी, ये करंट कैरिंग लूप है बाबू, रेडियस है कैपिटल आर, इसके सेंटर से एक्सिस पे x दूरी पे एक छोटा सा लूप रखे हैं। हम क्या कह रहे हैं आपसे कि कैपिटल R is very very large as compared to small r, and you have to find magnetic flux through the loop. Find magnetic flux through loop. रिवीजन हो रहा है नहीं मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूला का, तो इसमें तो बेसिकली खाली मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ही ना याद करना है। तो
तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो ऐसे झाड़ू की तरह निकलता है, ऐसे निकलता है ना, ऐसे यहां से तो ऐसे सीधा भी तो जाता है, तो इस पूरे लूप पे ऑलमोस्ट मैग्नेटिक फील्ड सीधा ही जा रहा होगा। और इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है बच्चों, बोलो बोलो बोलो। बी हम इधर की तरफ दिखा दे रहे हैं, बी का एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ, तो b का वैल्यू कितना होगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2x² प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, दैट इज योर मैग्नेटिक फील्ड। और ये पूरे लूप पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड लगभग कांस्टेंट मान लेते हैं, बहुत छोटकू लूप है ना। और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में कितना, पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, यस और नो, तो खत्म हो गया, cos थीटा 1 हो जाएगा थीटा 0 डिग्री होने से। तो फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2x² प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, कहो हाँ, ठीक। इतना कराना था नहीं, हम टाइम पास कर रहे थे, बेसिकली तुमको ट्रांजिशन फेज में लाना चाह रहे थे कि हाँ यार देखो मैग्नेटिज्म से धीरे 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 ईएमआई की तरफ बढ़ रहे हैं, और मैग्नेटिज्म का यूज भी इसमें हम तुमको करा दिए, थोड़ा बहुत रिवीजन भी फॉर्मूला का हो गया। लेकिन जो ये चैप्टर है उसका जो पहला ही कंटेंट है वो फ्लक्स से थोड़ा आगे बढ़ता है, तो हमको लगता है स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, हाँ, या अगले ही क्लास में फिर, हाँ ठीक है। तो आपके पास 2 दिन है, इसमें आप अपना मैग्नेटिज्म का जो भी पेंडिंग वेंडिंग है उसको कंप्लीट कर लीजिए, और आप लोग भी कंप्लीट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।